तो हम बात कर रहे थे प्लेटो से स्टार्ट करते ही अब तक हेगल लेकर ब्रैडली इंक्लूडेड आइडियलिस्ट्स ने एक चीज तो की है हमेशा, उन्होंने अपीयरेंसेस और रियलिटी के बीच में एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया कि कुछ तो है जो इन दोनों में डिफरेंट है। चीजें जैसे अपीयर होती हैं, जैसे हम सबका कॉमन परसेप्शन है, ये हैं कुछ ना कुछ हकीकत इनकी है, एंड दे डू एग्जिस्ट। चाहे फिर आप इसको शंकराचार्य के वो 3 लेवल्स में देखो कि हमारा जो लेवल है उस पे ये चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ हस्ती इनकी है, एंड एट लीस्ट दे आर ट्रू एज फार एज आवर प्रैक्टिकल एवरीडे लाइफ गोज। इसमें तो इसकी एक हकीकत बनती ही है। लेकिन डिस्टिंक्शन यहाँ फर्दर कहाँ ये ड्रॉ करते हैं कि फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से वो मेयर अपीयरेंसेस हैं, ये चीज़ें जितनी हैं। The reason is that philosophy views things in one monistic system. और ये जो चीज़ें हैं, टेबल, चेयर, सारी चीज़ें जितनी हैं, इवन साइंटिफिक एंटिटीज लाइक इलेक्ट्रॉन्स, जीन्स, अगर हम इनको इंडिविजुअली देखें, सो फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ग्रेविटी इज नॉट द सेम एज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज नॉट सेम एज चेयर, चेयर इज नॉट सेम एज लाओ। ये डिफरेंट है और इनको एक सिस्टम में बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वी वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कॉमन टू दीज थिंग्स, where do these things come from, what is the common source of all things, we want to understand the universe of, therefore idealism, it seeks to go deep into things और उनकी अंडरलाइन एसेंस को वो समझने की कोशिश करेगा। जैसे वाटर था, ठंड हो गई, ये आइस बन गया। अगर हम इसको सेपरेटली देखेंगे, आइस केव आउट ऑफ नोवेयर था, लेकिन हम कैसे क्या करने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन कि यहीं पे पहले पानी था, कुछ नहीं बदला, नथिंग केम आउट, नथिंग वेट इनसाइड apparently, and now it is solid, it is altogether a different thing now, with certain things same as water, with other things not same as water, chemical structure same as water, physical structure totally different. And then we understand, oh, the common element of these two things is the atoms, molecules, sorry, the molecules of H2O. They are still the same. What has changed? The distance between these molecules in the structure has changed. And what has caused that change? That change was caused by so and so the temperature falling, the energy within the liquid went down, and well, necessary details of science you know, और इवन इफ यू डोंट नो डजंट मैटर, यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो हमने यूनिफाई किया इन दो चीज़ों को। फिर अब तीसरी चीज़ हमको मिलती है वाटर वेपर, फिर हम उसको यूनिफाई करते हैं। ऐसे करते करते फिर हम इससे बड़ा यूनिफिकेशन विद अदर लिक्विड्स, विद अदर सॉलिड्स, फिर हम मैटर का यूनिफिकेशन, फिर मैटर एंड नॉन मैटर का यूनिफिकेशन, ये हम करते ही रहते हैं, यही काम है हमारा। सो idealistic philosophy also wants to do the same thing. It wants to discover the underlying essence in order to view things together. हमारे ज़माने का जो एनालिटिक फ़लसफ़ा है, हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। उनके लिए ये बकवास है सारा। द सर्च फॉर एनी एसेंस, एक ऑल इंक्लूसिव सिस्टम, इट्स अ स्यूडो सर्च। इसके कोई मतलब ही नहीं रखता हकीकत में। एनी टॉक अबाउट रियलिटी इज़ प्योर नॉनसेंस फॉर देम। ये नॉनसेंस एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं, इट्स वेरी नियर टू बकवास, बट इट्स अ टेक्निकल टर्म एंड वी विल अंडरस्टैंड language की philosophy, तो you would understand what nonsense means. It's not nonsense in the way we understand it in common language. So, mm, yet एनालिटिक philosophers का ये जो criticism है ना, ये बहुत ज़्यादा, ये naive है एक तरीके से, ये criticism, and it kind of seems irrelevant. क्यों? क्योंकि वो खुद भी distinctions draw करते हैं levels of reality में। जब वो linguistic analysis की बात करते हैं, तो वो language के levels की बात करते हैं वहाँ पे।
So it's the same thing happening with them. So they do it themselves, but they do not allow others to do it. जब एनालिटिक राइटर्स इसको लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, जब वो लैंग्वेज की स्टडीज़ अपनी प्रेजेंट करते हैं, और they call something called first order language. What do they call the first order language? The language which we use for dealing with the everyday objects and things. That's called the first order language. So ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो खुद ये लेवल्स ड्रॉ करते हैं कि इस लेवल पे ये लैंग्वेज है, इस लेवल पे ये लैंग्वेज है। जैसे आइडियलिस्टिक कहते हैं कि इस लेवल पे हाँ हकीकी है सब कुछ, और कॉमन प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है द वे दे डू। एट अ हायर लेवल दे डू नॉट एग्जिस्ट द वे दे अपीयर। तो जब हम फर्स्ट ऑर्डर लैंग्वेज की बात करते हैं तो आप समझ ही सकते हैं देयर कैन बी अदर ऑर्डर्स ऑफ लैंग्वेज। इनफैक्ट there are 4 or 5 different levels of language according to linguistic philosophers. जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर लैंग्वेज की बात करते हैं, इन द सेम वे वी कैन टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्डर थिंग्स. We may also talk about the first order language in the same way in which the first order language is used for directly dealing with things. We can imagine even the third, the fourth, all of these levels of language. ये जो फर्स्ट ऑर्डर लैंग्वेज है ये हमारी इजीली यूज़ हो जाती है, आपस में हम बात करते रहते हैं रोज़, ऐसा नहीं होता कि हमको एक दूसरे की बातें नहीं समझ आती, आ जाती हैं। दे आर एनफ फॉर satisfactorily dealing with all of our lives कॉमन प्रॉब्लम्स। लेकिन आपको भी पता है हकीकी मायने में ये लैंग्वेज इट बिकम्स वेक, इट बिकम्स इम्प्रेसाइज एंड गिव्स राइज टू अ लॉट ऑफ सीरो प्रॉब्लम्स। जैसे यही प्रॉब्लम है इज़ का, जिसको फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो ये बीइंग है इज़ नॉट यूज्ड हियर इन द सेंस इन विच इट इज़ लॉजिकली यूज्ड, जो हमने क्रिटिसिज्म ऑफ प्रूफ ऑफ गॉड में बात की है। तो वहाँ पे क्या हुआ, अगर आपको अब वही बात कहनी है एग्जिस्टेंस, तो इज़ का स्टेटमेंट यूज नहीं होगा, यू विल हैव टू डेवलप द लैंग्वेज नाउ। आपको इससे बड़े लेवल की लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, हायर ऑर्डर की लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। या यही जो हमारे पास मसला आ जाता है, क्या कहा था उन्होंने कि इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट, यू व्हेन यू से गॉड एग्जिस्ट्स, ये एग्जिस्टेंस इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट। तो अब इस बात को फिर उन्होंने कैसे लैंग्वेज को डेवलप किया, देयर आर नो एक्स सच दैट एक्स एग्जिस्ट इज ट्रू। अब ये लैंग्वेज हम कॉमन लाइफ में यूज़ नहीं करते, जो मैंने अभी स्टेटमेंट यूज़ किया, वी डोंट यूज़ इट, इट्स सम अदर लेवल ऑफ लैंग्वेज फॉर द लैंग्वेज की जो लेवल्स है वो बढ़ती जाती है। द फर्स्ट ऑर्डर लैंग्वेज ऑर्डिनरली इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी फॉर डीलिंग विद थिंग्स, बट इसमें ये वेग और सीडो प्रॉब्लम्स बढ़ ही जाती है। इस वजह से फिलॉसफी करने के लिए तो we need to analyze, we need to elucidate concepts which are used in the first order language. और ये एक बहुत आसान काम नहीं है, ये एनालिसिस एंड elucidating concepts. It's not a very easy job to do. राइल के हिसाब से it's a person. We think all right with categories and dealing with objects, but not so in relation to concepts themselves. जो भी analysts may and may not be correct with regard to the task of philosophy, but the point is that they also make a distinction between ordinary and philosophical talking. जब हम philosophical बातें करते हैं हम ordinary language को use नहीं कर सकते। You can understand this by एक बहुत 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 beautiful debate है, एक amazing debate in fact, रसल और कॉपलस्टन का। अब रसल खुद में एक बहुत बड़े फिलोसफर है, कॉपलस्टन ने अपना फ़लसफ़ा तो नहीं दिया, बट ही इज़ द राइटर ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट philosophical texts ever written. He has written the history of philosophy, and it is one of the it's a standard text, not the kind of we are reading, ये इससे बहुत ज़्यादा डिटेल है। It's like in 11-12 volumes that book, and बहुत डिटेल में है। तो कॉपलस्टन like knows everything, but Russell is himself a philosopher, and they have this debate ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो बीबीसी ने कंडक्ट किया था 1948 में, और उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। इनफैक्ट
उसका ट्रांसक्रिप्ट भी आपको मिलेगा। अब जब आप उसको सुनेंगे, मैं ये बहुत रुडिमेंटरी लेवल की बात कर रहा हूँ। आप उस लैंग्वेज को ही बोलेंगे ये कोई डिफरेंट लैंग्वेज है, इट्स नॉट लाइक एनी अदर लैंग्वेज दे आर स्पीकिंग इट, बट इट्स लाइक वेरी म्यूजिक टू ईयर्स ऑफ दोज हु वांट बहुत सटीक एक्सप्रेशन। इट्स रियली ब्यूटीफुल हाउ दे टॉक बोथ ऑफ देम, बट यू वुड अंडरस्टैंड कि ये कॉमन लैंग्वेज नहीं है। हम मैं बस आपको इशारा दिखा रहा हूँ, फिलोसॉफिकल लैंग्वेजेस ऑल टुगेदर ना डिफरेंट। सो वी कैन से दैट आइडियलिस्ट्स आर ऑन साउंड ग्राउंड्स। जब वो डिस्टिंक्शन करते हैं अपीयरेंसेस और रियलिटी में, तो ऐसा कोई क्राइम वो नहीं कर रहे जो किसी और ने नहीं किया है। हीगल के लिए रियलिटी क्या है? वही जिसको डेफिनेशन हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, दैट इटर्नल अनचेंजेबल एंड ए सिस्टमिक होल। ये है रियलिटी। अगर ये जो सॉलिड वाटर था, अगर यही हकीकी था, तो ये कैसे बदल गया किसी और चीज़ में? दैट मीन्स ये भी हकीकी नहीं था, ये पानी में तब्दील हो गया। समथिंग इज देयर which would have remained the same, other things changed. The things that changed could not have been real because they vanished. But what was it that remained common? So the definition of reality is that which is eternal, unchangeable, and systematic whole. Anything which comes short on this is only an appearance. वो रियलिटी नहीं है। लेकिन हमारा जो कॉमन एक्सपीरियंस है ज़िंदगी में, जो हम देखते हैं चीज़ों को, उस सब में आप देखते होंगे, नोटिस करते होंगे कि वो कुछ वक्त के लिए ज़िंदा है, दे आर शॉर्ट लिव्ड, दे आर दे चेंज एवरी डे, दे हैव ए बिगिनिंग, दे हैव एन एंड। सो क्वाइट ऑब्वियसली इस डेफिनेशन में जो चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हैं, दे आर नॉट एंटायरली रियल, वो हकीकी नहीं है। अब देखना है कि उनके अंडर की रियलिटी क्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। दे डू एग्जिस्ट, दे आर एक्चुअल, बट they are not the final truth. A thing is said to exist if it can be known through senses and located in spatio-temporal frame of reference. ये देखिए, ये जो ये बात है, ये बिल्कुल कांट की बात है। कांट ने कहा जिस चीज़ को भी आप जानेंगे, आप उसको ऐसे ही जानेंगे। एक तो सेंसेस से आपको परसेप्ट मिलेंगे, फिर आप उस पे कंसेप्ट अप्लाई करोगे स्पेस और टाइम के। तो इसी को अब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बोला जा रहा है। थिंग इज सेड टू एग्जिस्ट इफ इट कैन बी नोन थ्रू सेंसेस एंड लोकेटेड इन स्पेशो टेम्पोरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और वी कैन सर्टनली सेंस, से फॉर एग्जांपल, अ टेबल, अ ट्री, एंड वी कैन लोकेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन स्पेस एंड टाइम, बट एन एक्चुअल थिंग कैन नॉट बी सेड टू बी रियल। है तो ये एक्चुअल, एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन हम इसको रियल क्यों नहीं कह सकते? There are a few reasons, and this is going to be very interesting. Things are, हमारे जो एक्सपीरियंस में चीज़ें होती है उसमें इलूजरी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। मशहूर एग्जांपल हिंदू फ़लसफ़े का, अ रोप अपीयर्स इन अ स्नेक, तो क्या वो भी एक रियल थी? सांप था असली में, आपको रोप लगा, या वाइस वर्सा, रोप थी, आपको अंधेरे में सांप लगा, तो क्या आपका ये एक्सपीरियंस रियल था? एक जहाज़, एरोप्लेन होता है, हवा में उड़ता है, कितना छोटा होता है, तो उतना छोटा है? नहीं है ना। एक पतंग होती है, उसको उड़ाते हैं आप, आपको दागा लगभग आगे 20-25 फीट तक दिखता है, उसके बाद दागा नहीं दिखता, तो क्या आगे दागा नहीं होता? तो एक मसला ये है परसेप्शन के साथ। दूसरा मसला, हमारे एबनॉर्मल ख़यालात, हमारे ड्रीम्स, हमारे डिल्यूजन्स। वी ऑफन हियर वॉइस व्हिच इज़ एक्चुअली नॉट देयर। वी समटाइम्स सी समथिंग व्हिच इज़ एक्चुअली नॉट देयर। इसका क्या करें? थिंग्स टू फार अवे दे अपीयर स्मॉल, इनफैक्ट उससे दूर होंगे, दे डोंट इवन अपीयर टू ह्यूमन सेंसेस। क्या करें, एग्जिस्ट नहीं करती हैं वो चीज़ें। एक्चुअल चीज़ें जो एग्जिस्ट करती है, दे डू नॉट एंड्योर, दे हैव अ बिगिनिंग, दे हैव एन एंड, सो दे कैन नॉट बी रियल। वेयर डिड इट कम फ्रॉम एंड वेयर डिड इट गो? दैट वेयर इट केम फ्रॉम एंड वेयर इट वेंट, दैट इज रियल। एवरीथिंग एल्स इज टेम्पररी एंड अनरियल। And where did it come from and where did it go?
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो क्या हम अब लेकिन ये जो एक्चुअल चीज़ें हैं इनको डिनाई ही करें, ये है ही नहीं। जो डिनाई करता है असली चीज़ों की हकीकत को, टेक अ नीडल एंड पिंच इट इन हिज स्किन। आपको 2 मिनट में बता देगा कि रियल है या अनरियल है, या 12वें माले से थोड़ा सा उसको लटका दो, बता देगा कि रियल है या अनरियल है। तो डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद को एडजस्ट करते हैं इन चीज़ों के हिसाब से। आगे रास्ते पे आपको एक यू सॉ वाइल्ड एनिमल, एक शेर, एक चीता कुछ दिखा होगा, आप अपना रास्ता बदल दोगे। देयर इज़ टू मच हीट आउटसाइड, आप पंखा चलाओगे, एसी ऑन करोगे, सो कुछ तो हकीकत है उस बाहर की दुनिया की। आग से जलन होती है, नहीं आग होती ही नहीं, कुछ नहीं होती, जलन नहीं होती। ज़्यादा ठंड लगेगी आपको, आइस में आप काफ़ी टाइम रहे, इट कुड लीड टू डेथ। तो कुछ तो आइस में तो कुछ हकीकत है। वी कैन नॉट ब्रश देम असाइड बाय कॉलिंग देम एज एब्सोल्युटली नॉट रियल। कोई हकीकत ही नहीं है इनकी। सो दे कैन नॉट बी एब्सोल्युटली रियल, दे कैन नॉट बी एब्सोल्युटली अनरियल। तो चीज़ों में दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती है, रियलिटी भी कुछ है और अनरियल भी कुछ है। ये कहने का ये मतलब हुआ, देखो अनरियल क्या हुआ, 100%। ए बैरन मदर, एक बैरन मदर ने मदर का मतलब उसने जन्मा है किसी को, बैरन का मतलब वो जन्म नहीं सकती किसी को। तो बैरन मदर अनरियल है। स्क्वायर सर्कल, फोर साइडेड ट्राइंगल, ये एन इवन नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, ये अनरियल चीज़ें हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इनकी कोई हकीकत नहीं है। ना ही ये इतनी अनरियल है, ना ही ये उतनी अनरियल है जितने हॉर्न्स ऑफ ए हेयर, यूनिकॉर्न एटसेट्रा, ये उतने अनरियल नहीं है। कितनी भी छोटी ही एग्जिस्टेंस हो, whatever these ephemeral things are which exist only for a short time, कुछ ना कुछ हकीकत तो उनकी है। और ये भी आइडियलिस्ट्स मानने को तैयार है। प्लेटो ने भी ये कुछ हद तक माना था। ये सही बात है कि प्लेटो ने ऐसा कहा था कि ओनली द आइडियाज आर रियल, बट थिंग्स को उन्होंने कहा ना कि वो कॉपीज हैं, मतलब कुछ तो हैं, दे रिमाइंड अस ऑफ आइडियाज, तो कुछ तो काम भी कर रहे हैं वो। देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ थिंग्स एंड आइडियाज, तो कुछ तो हकीकत है। हेगल के लिए दुनियाई चीजें जो हैं, ए थिंग, इट्स एन एग्रीगेट ऑफ यूनिवर्सल्स, यूनिवर्सल्स व्हिच आर सेम एज आइडियाज। जैसे आपके सामने जो टेबल है, ये एक एग्रीगेट है सॉलिडिटी का, हैवीनेस का, हार्डनेस का, कलर्डनेस का, इन सब को मिलाकर एक टेबल बनता है। लेकिन एक मसला पैदा होता है यहाँ पे। यूनिवर्सल अगर उस डेफिनेशन से देखें जो हमने अभी देखा, ए थिंग इज सेड टू एग्जिस्ट इफ इट कैन बी नोन थ्रू सेंसेस। कैन यूनिवर्सल बी नोन थ्रू सेंसेस? नो। And located in spatio-temporal frame of reference. Can a universal be located in spatio-temporal frame of reference? Again, the answer is no. तो मसला क्या हुआ हमारे सामने अब? A universal is not a spatio-temporal entity which can be sensed. हम टेबल को हैवी देख सकते हैं, हैवीनेस को हम नहीं देख सकते। टेबल का हैवी होना हम देख सकते हैं। सो वी कैन सेंस ए हैवी थिंग, इट इज फाइनली द थिंग दैट इज बीइंग सेंस्ड। इट्स नॉट इट्स हैवी, इट इज दैट्स बीइंग सेंस्ड। We can sense a hard object, but it's not hardness that we ever sense. अब अगर एक यूनिवर्सल स्पेशो टेम्पोरल फ्रेम में सेंस नहीं हो सकता, तब हम इसकी एग्जिस्टेंस भी नहीं पॉजिट कर सकते। जो हमारी एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन है उसके हिसाब से इट कैन नॉट बी सेड टू एग्जिस्ट। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द ग्रेट पैराडॉक्स।
that which exists is not real and the real does not exist. ये हमारे सामने का मसला है. Hegel would maintain सही बात है and Bradley also कि existence और reality, appearance और reality हम इनको अलग कर ही नहीं सकते. ये ऑपोजिट हैं, सही बात है, अलग-अलग हैं, लेकिन ये तब भी एक ही है. तो हीगल के लिए ये आइडिया है द आइडिया ऑफ आइडेंटिटी इन डिफरेंस और डिफरेंस इन आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस और रियलिटी, ये जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं और उनकी हकीकत, दे आर अपोज, दे आर टोटली डिफरेंट. इन एज मच एज के एग्जिस्टेंस इज टेम्पररी, शॉर्ट लिव्ड, एफेमरल, रियलिटी इज इटर्नल. तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गए, बट दे हैव समथिंग कॉमन टू. क्या है कॉमन दोनों में? बहुत इजी है इसको, इफ इट जस्ट क्लिक्स. दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है बीइंग इटसेल्फ. कि हैं, दोनों चीजें तो हैं. वो इटर्नल है, ये इटर्नल नहीं है. वो इटर्नल है, ये टेम्पररी है, पर है दोनों चीजें. सो बीइंग इज कॉमन टू बोथ. जो चीज हमें इल्यूजरी लगती है, हो सकती है इल्यूजरी हो, इवन डिल्यूजन, मेयर फिक्शन, कहानी, पर है तो. यूनिकॉर्न ज़ाहिरी दुनिया में नहीं है, मगर ख़यालों में तो है. तो होना, होने की हकीकत तो सब चीज़ों में है. जो भी चीज़ें जितनी भी हैं, जहाँ पे भी हैं, वो हैं. ख़यालों में है, दुनिया में है, जहाँ है पर है. इज़नेस इज़ कॉमन टू एवरीथिंग. सिमिलरली, heaviness, solidity and other universals have also a being. इनकी भी कोई being है. As opposed to existence, they were credited with shadowy subsistence, but some subsistence is given to them. प्लेटो ने इसी चीज को फिर मेटाफिजिकली बयान किया कि इनकी एग्जिस्टेंस हेवन में है, कहीं और है ये, पर हैं. जब उन्होंने बोला था आइडियल्स एग्जिस्ट इन ए डिफरेंट realm. तो एग्जिस्टिंग एक्चुअल चीजें जो टेम्पररी हैं और रियल जो सामने एग्जिस्टेंस पे नहीं है, इन दोनों के पास बीइंग है. बोथ हैव बीइंग, but again they do not have this being in the same way. A reality is said to have an independent being. It does not depend on any other thing. In contrast, existence has dependent being. It depends on something else for its existence. Ideas, प्लेटो के जो थे वो इटर्नल थे, इंडिपेंडेंट थे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, सेल्फ एग्जिस्टेंट थे. हीगल भी यूनिवर्सल्स को एज थॉट्स मानेंगे, but not your thoughts or my thoughts, nor thoughts of any mind at all. But things are said to follow from thoughts in the same way conclusions follow from premises. It is the thought of these things. आपके दिमाग का नहीं, मेरे दिमाग का नहीं. Thought itself. It's from the thought of things that things follow. आपको by the end of this session अच्छे से समझ आएगा कि कैसे हेगल ने रिवर्स कर दिया पूरे कंसेप्शन को. You'll get it by the end of this session. But अभी आप चलते जाएं साथ. So things follow from thoughts in the same way conclusions follow from the premises. It's a thought of flower because of which there is a flower. इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं अगर आपको एरिस्टोटल वाला डिस्कशन याद हो, जो हमने इससे पहले सेशन में भी किया और जब हमने एरिस्टोटल पढ़ा था वहाँ पे, जहाँ पे फॉर्म इज द एमिनेंट एंड मोल्डिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल थिंग्स. इट्स बिकॉज ऑफ थॉट थिंग्स आर, इट्स बिकॉज ऑफ फॉर्म थिंग्स आर. थॉट्स आर रियल कॉजेज, जिसको रीजन हम कहते हैं, वो वाला कॉज नहीं, साइंटिफिक कॉजेलिटी वाला. थॉट्स एज आर द कॉजेज, दे आर द रीजन ऑफ थिंग्स, दे कॉन्स्टिट्यूट द इनर मोस्ट एसेंस ऑफ थिंग्स. अब वो रिवर्स हो गया पूरा, जो मुज़्ज़ा जी ने भी सवाल पूछा था कुछ दिन पहले कि हम एक्चुअली पहले अलग अलग चीज़ों को देखते हैं फिर हम रियल चीज़ को देखते हैं. हीगल वुड से नो, आप पहले उसका जो क्लास है
यूनिवर्सल है, आप पहले यूनिवर्सल को देखते हो, फिर आप उसके इंडिविजुअल पार्ट्स को देखते हो। अगेन वो ऑर्गेनिक थ्योरी भी है उनकी कि आप इसको दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली कर रहे होते हो, वी विल गेट टू अंडरस्टैंड इट। तो ये जो एरिस्टोटल की फॉर्म्स हैं, ये ख़याली हैं, क्योंकि व्हाट एक्सिस्ट्स इज़ फॉर्म्ड मैटर। तो फॉर्म क्या हो जाता है इंडिविजुअल चीज़ों में, एक्सप्लिसिट हो जाता है एरिस्टोटल के, बट विदाउट बीइंग एक्चुअलाइज्ड तो क्या वो फॉर्म थी ही नहीं, फॉर्म तब भी थी। So without being actualized in things, the form would have remained implicit. It is made explicit by individual things. So we can say that the ideas of Hegel pass from the implicit to the explicit, or from bare possibilities to their actualities. अब ये जो आइडियाज हैं, इससे पहले क्या एक और मसला आया था प्लेटो के साथ जब हमने वहां डिस्कस किया था, इन आइडियाज का आपस में रिलेशन क्या है। ऐसे ही बता दिया आपने कुछ भी, यू कैन नॉट डिड्यूस वाइट लिली फ्रॉम प्योर वाइटनेस, you cannot show that. So Hegel के लिए ideas are not isolated. And how is he able to solve this? He subscribes to the doctrine of concrete universals. ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है concrete universals। कहने का मतलब एक organic whole of universals as their constituent elements। इस whole को absolute कहते हैं वो। आप इसको और अगर आपको हिंदू फलसफा याद हो, आप इस होल को शंकराचार्य का ब्रह्म, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं इसको। So we can summarize the views of Hegel by saying that each thing is an aggregate of universals in the first instance, and all the things are organized in an all-inclusive self-consistent whole। ये जो पिक्चर ऑफ रियलिटी है, ये ऑल इंक्लूसिव है, हर एक चीज इसके अंदर है, और इसमें इट माइट गिव ए स्टैटिक व्यू ऑफ थिंग्स, लेकिन हेगल ने जो अपना सिस्टम दिया है, इसमें चेंजेस की भी पॉसिबिलिटी है, चेंजिंग एंटिटीज इसमें होंगी। टू से दिस वी कैन से दैट एब्सोल्यूट इज अ स्टोर हाउस ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज which are progressively and gradually realized in history and actual happenings in the world। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो एक्चुअलाइज कैसे होती हैं इन हिस्ट्री, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं। मैटर कुड टेक द शेप ऑफ, से फॉर एग्जांपल है फोन। अगर लेकिन 1000 साल पहले, आप 2000 साल पहले जाते, तो ये फोन का सिर्फ कंसेप्ट होता। सो एब्सोल्यूट इज ऑल द कंसेप्ट दैट कैन एवर एग्जिस्ट, उनका सम टोटल, ऑल द आइडियाज दैट कैन एग्जिस्ट, उनका सम टोटल इज एब्सोल्यूट। लेकिन 2000 साल पहले ये फोन था क्या? नहीं था। तो एब्सोल्यूट ने धीरे 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 ट्रांसफॉर्म होता गया, होता गया, होता गया, फिर एक टाइम ऐसा आया कि फोन एग्जिस्टेंस में आया। सो प्रोग्रेसिवली एंड ग्रेजुअली रियलाइज्ड इन हिस्ट्री and actual happenings of the world। एक बार फिर से रिपीट करते हैं यहाँ के थॉट्स which constitute things, they are not the abstract ideas जैसे प्लेटो का था, much less the concept of Socrates। These thoughts are very much akin to Kant's a priori concepts of understanding। ये thoughts a priori हैं, लेकिन ये जो concrete universal है Hegel का, they are not only valid for human thought, they are independent of any mind whatsoever। माइंड ना भी होता, क्योंकि माइंड भी क्या आया, एब्सोल्यूट की चेंजेस की वजह से वक्त में माइंड एग्जिस्टेंस में आया, अदरवाइज वो भी नहीं था कभी, उससे पहले सिर्फ वो कंसेप्ट में था माइंड भी। तो दैट वाज पार्ट वन ऑफ इट, मोनिज्म ऑफ, ये सॉरी, आइडियलिज्म। अब काफ़ी हद तक उसको समझ गए होंगे, और जब आप मोनिज्म को समझेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। तो हेगल के लिए एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, इसमें एक ही रियलिटी की गुंजाइश है, एक ही चीज हो सकती है फाइनली। अगर दो खुदा होते संसार में, वो अगर आपको याद होगी वो पोएम, वही अब बोलेंगे आगे हेगल, और सभी फिलोसफर्स का यही मानना है। नो सीरियस फिलोसफर एक्सेप्ट्स टू एब्सोल्यूट्स। जब
रेने डेकार्ट को दो एब्सोल्यूट एक्सेप्ट करने पड़े, माइंड एंड मैटर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको सेकेंडरी सबस्टेंस बनाया, जिसकी वजह से क्रिटिसाइज हुए। फिर अगर दो रियलिटीज होती, देन दे वुड लिमिट ईच अदर, बट a limited reality cannot be eternal, self dependent, all inclusive. The other thing is that हिगल के हिसाब से एक रियलिटी ऑल इंक्लूसिव सेल्फ कंसिस्टेंट होल बनाती है। अगर एक से ज्यादा रियलिटी होगी, आपको लाइबनिज का सिस्टम याद आ रहा होगा, वहां पे अनगिनत रियलिटीज थी मोनेड्स की, देन वन विल हैव टू पोजिट सम अदर सुप्रीम रियलिटी जो इनको आपस में लिंक करती होगी, दैट विल यूनिफाई, कंबाइन, हार्मोनाइज ऑल रियलिटीज इनटू वन। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लाइबनीज में उनका मोनाडिज्म और उनकी थियोडिसी, हाउ दे डू नॉट एड अप। देयरफॉर प्लूरलिज्म cannot be harmonized with monism, with order, with system, with unity of things. बहुत मुश्किल है इसको हार्मोनाइज करना with different with one. ये जो पॉइंट है कंसर्निंग मोनिज्म, इसको ब्रैडली और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। ब्रैडली के हिसाब से mere juxtaposition of two or more reals without any apparent harmony, without reducing them to being parts of the whole, this is a self contradiction. ये डेकार्ट के मामले में आपको क्रिटिसिज्म याद होगा। ये क्या है, डिपेंडेंट सबस्टेंस क्या होता है? सबस्टेंस इज दैट विच इज इटर्नल, सेल्फ डिपेंडेंट, ऑल इंक्लूसिव। आप कह रहे हो एक से ज़्यादा सबस्टेंस है। हावेवर अभी हमको इस डिटेल में नहीं जाना कि एक से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती रियलिटी। एट दिस पॉइंट वी कैन ओनली से कि मोनिज्म का जो कंसेप्ट है, इट कैन नॉट बी रिकंसाइल्ड विद प्लूरलिज्म। हमारे लिए जो अभी डिस्कशन है उसके लिए इतना कंक्लूजन एनफ है। इवन इफ वी ग्रांट द रियलिटी इज वन, तब भी मसला सॉल्व नहीं होता है। अब आपको सुपिनोजा याद आ रहे होंगे। अगर रियलिटी वन है, तो ये इमोशन ऑफ लव है और ये जो ये कंसेप्ट ऑफ चेयर है, इन दोनों में रिंग क्या है आपस में? चेयर सॉलिड है, सामने उस पर मैं बैठता हूँ। लव ना सामने है, ना मैं फील करता हूँ उसको द वे आई फील चेयर, ना मैं उस पर बैठ सकता हूँ। टोटली डिफरेंट। पानी की हकीकत डिफरेंट है, मोबाइल फ़ोन की हकीकत डिफरेंट है। आपको याद होगा सुपरनोज़ा में हमने क्रिटिसाइज़ किया है कि एट द अल्टर ऑफ फाइंडिंग हिज एब्सोल्यूट रियलिटी ही सैक्रिफाइस्ड ऑल इंडिविजुअलिटीज़। कि वो कि इंसान एक है, एक है, एक है करते-करते उसने बाकी सबको मार दिया, एक ही इंसान बच गया फाइनली। उस इंसान को भी बोला कि यू आर अ होलसम वन, उसके एक-एक पार्ट को अलग कर दिया स्पिनोज़ा ने। ये क्यों हुआ? जब हम मोनिज़्म की बात करेंगे तो 2 तरीके की मोनिज़्म हो सकती है, या तो एब्स्ट्रैक्ट या तो कंक्रीट। आप ऑलरेडी समझ गए होंगे ये दोनों कंसेप्ट, क्योंकि कंक्रीट यूनिवर्सल की बात हेगल बार-बार करते हैं। तो 2 तरीके की मोनिज़्म हो सकती है। हेगल के हिसाब से स्पिनोज़ा का जो आइडियलिज़्म था, हम इसको एब्स्ट्रैक्ट मोनिज़्म कह सकते हैं। कहने का मतलब स्पिनोज़ा के हिसाब से क्या थी रियलिटी? रियलिटी इज़ वन विदाउट मैनी। कोई इसमें मैनी-वैनी का कांसेप्ट नहीं है, सब चीज़ एक ही है। In Spinozism, manyness just disappears. All the things human beings are mere passing waves that actually never were. तो हीगल क्या कहते हैं स्पिनोजा के फलसफे को? इट्स अ ब्लैक नाइट जिसमें ऑल काउज आर ब्लैक, ऑल एनिमल्स आर ब्लैक, कोई है ही नहीं उसमें। इज नो वन दैट देयर इज एक्चुअली। स्पिनोजा सबस्टेंस हीगल कहते हैं is like a lion's den to which all footprints point, but from which nothing returns. सब यहाँ से तो जा सकते हैं इस डैन में, वहां से कोई नहीं निकलता। लेकिन इसमें यही दिक्कत है, जो हमारे डेली लाइफ की जो हकीकत है, जो हमारे जिंदगी को पॉसिबल बनाती है, उनको कैसे एक्सप्लेन करोगे? इनकी कोई हकीकत ही नहीं है। इनकी हकीकत है, जो वो जो थॉर्न चुभता है वो हकीकत दिखा देता है अपनी, जो डर लगता है वो अपनी हकीकत दिखा देता है। गूज बम्स ऑन योर स्किन टेल्स यू थिंग्स आर देयर। सो नो explanation can be deemed satisfactory if they are just explained away. And finally the most strong criticism, हमारा फलसफा शुरू ही होता है इन पर्टिकुलर से।
हम देखते हैं पहले चीज़ों को, फिर हम कहते हैं अच्छा इनके पीछे कोई रियलिटी होगी। सो दे आर द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर इंक्वायरी, यू कैन नॉट जस्ट एक्सप्लेन देम अवे। Reality, instead of swallowing up the things to be explained, somehow must conserve them in it. इनको भी रियलिटी को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। हेगल इसको अपने मेनी एंड वन एंड मेनी कंसेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ही डज नॉट आइदर गो विद वन नॉर विद मनी, ही गोज विद मेनी इन वन और वन इन मेनी। Hence, the abstract idealism of Spinoza is rejected by Hegel, क्योंकि it emphasizes on one at the cost of many. सेम इसी ब्रेथ में लाइबनीज भी रिजेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ही एक्सेप्ट्स मनी एट द कॉस्ट ऑफ वन। रियलिटी हेगल के लिए वन है, जिसके मेनी आर इट्स इंटीग्रल पार्ट्स। दैट रियलिटी इज वन ऑर्गेनिक होल consisting of many, which explicitly are as well hinted by Plato. प्लेटो क्या कहते थे? प्लेटो अपने पार्मेनिडीज जो उनका है डायलॉग, उसमें ही स्टेटेड explicitly that one and many imply one another. One without many is unreal, and many without one is only a juxtaposition of various units. So reality has to be pictured as one organic whole with many things as its members. और इस रियलिटी को प्लेटो ने हायरार्किकल सिस्टम में प्रेजेंट किया था, जिसमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर एट बेस, फिर जनरल आइडियाज, फिर और जनरल आइडियाज रीचिंग द एपेक्स। हमने वो मिसाल भी दी थी, उस मिसाल को मैं रिपीट करता हूँ इस कंसेप्ट को समझने के लिए फिर से, कि आप डिफरेंट वाइट कलर की चीज़ें देखते हैं, वाइट फ्लावर्स देखते हैं आप, वाइट पेपर देखते हैं आप, वाइट पेंट देखते हैं आप, वाइट मिल्क देखते हैं आप, एंड सो ऑन। All from all this you derive the idea of whiteness. So hierarchy में whiteness is above all these individual white things. वैसे ही आप individual red things देखते हैं, वैसे ही आप individual blue things देखते हैं. So you would have these ideas of whiteness, ideas of violetness, idea of blueness, idea of redness. इन सब को जब आप देखते हैं, आप redness, whiteness, blueness, blackness, इन सब को. So what is common between them? The colorness. So there is a more general idea, the idea of colorness. अब कलर के साथ पैरेलली आप टेस्ट, स्मेल, टच, ये सारी चीज़ें, इन सब में कॉमन क्या आप देखते हैं? द आइडिया ऑफ क्वालिटी। तो ये ऑल ऑफ दीज, सो इट बिकम्स इवन मोर जनरल कैटेगरी। आप ऊपर ऊपर जाएंगे तो ये पिरामिड जैसा बनेगा, नीचे इंडिविजुअल थिंग्स एक अनगिनत, फिर ऊपर इससे कम है, ऊपर इससे कम है, फाइनली यू कैन थिंक अबाउट इट। अगर आप इसको इनफाइनाइटली आगे बढ़ते जाएंगे, लास्ट में देयर वुड बी ओनली वन थिंग फ्रॉम विच एवरीथिंग इज कमिंग आउट। प्लेटो के लिए वो आइडिया ऑफ गुड था। So, all red things are subsumed under the idea of redness, and white things are brought under the idea of whiteness, and so on. So, all the ideas of different colors are subsumed in a higher idea of colorness. In the same way, ऊपर जाएंगे आप टेम्परेचर, टेस्ट, ये सारी चीज़ें आइडिया ऑफ क्वालिटी पे। फाइनली इन द एपेक्स देयर वुड बी द आइडिया ऑफ गुड। ऑल आइडियाज आर ड्रॉन टुवर्ड्स दिस। ये हम इससे पहले बात कर चुके हैं। ये जो प्लेटो की मोनिज्म है, इट इज बोथ एक्शियोलॉजिकल एंड टीलियोलॉजिकल। ये चीज़ों की वैल्यू भी बताता है। एक्शियोलॉजिकल मतलब इट इज ऑल्सो हिज थ्योरी ऑफ वैल्यू। जितना ऊपर आप जाएंगे उतनी वैल्यू ज़्यादा है। द आइडिया ऑफ गुड इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। टीलियोलॉजिकल, द एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ पर्पस, कि ये चीज़ें पर्पस कौन सा सर्व करती है। एवरीथिंग वांट्स टू actualize the idea of good, so they are all moving into that direction. और ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो टीलियोलॉजी है, ये हेगल एक्सेप्ट करते हैं। ये आपको, इफ यू रिमेंबर, एरिस्टोटल में भी आपको ये याद होगा कि उनका भी ऐसा ही सिस्टम है। वहाँ पे वो गॉड का कंसेप्ट देते हैं, द फॉर्म ऑफ फॉर्म्स। क्या कहा था उन्होंने? एक्टस प्राइमस, वो उसको कहते हैं। उसी चीज़ को आइडिया ऑफ गुड कहते हैं प्लेटो। सो द आइडिया ऑफ गुड, this causes change in all other things without itself changing.
फॉर एग्जाम्पल, ए ब्यूटिफुल प्रिंसेस जो स्वयंवर में होती है और डिफरेंट डिफरेंट किंग्स आते हैं या प्रिंसेस आते हैं टू वू हर, दे आर ऑल मूव्ड बाय हर ब्यूटी, but she is moved by none of them. She herself remains unmoved. तो following this teleological system of Plato, Hegel भी कहेंगे कि absolute contains many histories but has no history of its own. The idea of good या जो absolute है Hegel का, it is eternal, changeless, timeless and embodiment of all the eternal truths that ever exist. Hegel एग्री करते हैं प्लेटो के साथ कि ये आइडियाज हैं ये सिस्टमिक हैं, ये ऐसे ही नहीं है हैफेजर्ड, इनका आपस में रिलेशन है. सो एब्सोल्यूट रियलिटी इज अ सिस्टम ऑफ आइडियाज, बट ही ट्राइज टू मूव अहेड. ही वांट्स टू फर्दर एनालाइज द नोशन ऑफ आइडियाज एंड व्हाट फर्दर क्लैरिफिकेशन इज नीडेड. द इंटर रिलेशन, आपको याद होगा प्लेटो की क्रिटिसिज्म में हमने देखा कि कर ही नहीं पाए एक्सप्लेन. चीज को आपने बोला कि इसके पीछे एक आइडिया होता है, लेकिन आइडिया और चीज के बीच में रिलेशन आप एक्सप्लेन ही नहीं किए कभी. आप 2 मिनट में और अच्छे से समझ जाएंगे. Plato was not clear about the nature of these ideas which constitute reality. Plato, मतलब he was dead sure कि idea of beauty exists, justice, goodness, ये सारी चीजें. But he also allowed the ideas of man, fire, water. He doubted whether the ideas इतने छोटे छोटे hair, mud, dirt ये भी exist करते हैं कि नहीं. Yet Plato has not clarified the notion of ideas which constitute reality. He has not analyzed the notion of relation between all of these ideas, between ideas and real things. वो कभी कभार कहते हैं कि things participate in ideas. उस्ताद, आपने नाम दिया प्रॉब्लम को, हमको बताओ ये पार्टिसिपेट होता क्या है. वो कहते हैं things remind us of ideas. ये फिर से रिलेशन हमको नहीं बताता. Is this relation of ideas and things the same as resemblance or copy with the original? Many puzzles are seen in Plato's dialogues. He himself is able to point out कि ये problems है मेरे इस कंसेप्ट में. वो द प्रॉब्लम ऑफ थर्ड मैन वो खुद ही पॉइंट आउट करते हैं. हेगल भी उनके सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं. अगर आपको याद हो हमने बात की थी, हेगल इतना ही नहीं कहते. हेगल कहते हैं अगर वो रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते भी ही वुड हैव फेल्ड. बाय क्रिटिसाइजिंग प्लेटो, हेगल्स फिलॉसफी वुड बी क्लियर टू यू. ठीक, हेगल ये he subscribes to this reality is a system. It's a system of ideas. ये ऐसे haphazard नहीं है. ये एग्री करते हैं कि they are arranged hierarchically according to the degree of generality or reality. और ये भी ये मानते हैं कि most general idea it lies at the apex. लेकिन हीगल के लिए प्लेटो का जो hierarchical system है, it does not tell us why the idea of good is at apex. ये कहाँ से लाया? हेगल कहते हैं प्लेटो ने इसको डॉगमेटिकली एज्यूम किया दैट द आइडिया ऑफ गुड इज द हाईएस्ट आइडिया. मैं आपको एक मिसाल देता रहता हूँ हमेशा कि इवन इफ यू आर एबल टू प्रूव एब्सोल्यूट, जो कि मैं कहता हूँ कि नॉलेज प्रॉपर का ये सिस्टम बन ही नहीं सकता. हेगल तो उसको रिफ्यूट कर रहे हैं अभी, बट लेट्स स्टॉप एट कांट फॉर अ व्हाइल. तो मैं आपको कहता रहता हूँ कि आप ये फर्स्ट कॉज ये सारी चीज़ों को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते. अब अगर कर भी लिया, उस फिलोसॉफिकल एब्सोल्यूट से अल्लाह ताला पर आप कैसे आ जाते हैं? ये जो सफ़र है, ये जो स्टेप है, ये आप खुद से कर लेते हैं फिर. आपको कुछ नहीं पता चलता एक्सेप्ट एज़ द फर्स्ट कॉज़. आपको उसके बाद नहीं पता चलता है कि फर्स्ट कॉज़ रहीम भी है, रहमान भी है. ठीक? आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता चलती उस चीज़ से कि ये बातें आप उसके बाद फिर से डॉगमेटिकली ही ले आते हैं. वैसे ही प्लेटो ने जब आइडिया ऑफ गुड को टॉप पे रखा एज़ द हाईएस्ट आइडिया, इट वाज़ अ डॉगमेटिक असम्पशन. फिलोसॉफिकल फिलोसॉफी की दुनिया में हमको रीज़न देना होता है कि व्हाई आर वी होल्डिंग ऑन टू पर्टिकुलर पोजीशन, व्हाई द आइडिया ऑफ गुड इज़ द मोस्ट जनरल आइडिया. ये प्लेटो नहीं करते. दूसरी बात, हेगल के हिसाब से
देयर शुड बी ए रैशनल, ये जो आपने ये बनाया ये पूरा पिरामिड, देयर शुड बी ए रैशनल रिलेशन बिटवीन द आइडियाज देमसेल्व्स। जहां तक प्लेटो का की बात है, इन्होंने लॉजिकली रिलेट नहीं किया है आइडियाज को अमंग देमसेल्व्स, नॉर हैज ही रैशनली रिलेटेड आइडियाज विद थिंग्स। ये वही क्रिटिसिज्म है जिसको हम तीसरी चौथी बार आज देख रहे हैं। वी वुड लाइक टू नो हाउ वाइट थिंग्स फॉलो फ्रॉम द आइडिया ऑफ वाइट। ये जो व्हाइट लिली है, हाउ डू यू डिराइव इट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ व्हाइट? नहीं कर सकते आप डिराइव। अगर आपको याद होगा हीगल का क्रिटिसिज्म इस चीज़ का, वो कहेंगे कि आप व्हाइट से व्हाइट ही डिराइव करेंगे, व्हाइट ऑफ ए पर्टिकुलर शेप ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रैग्रेंस आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्हाइटनेस में फ्रैग्रेंस है ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते। इन द सेम वे, Plato has not shown as to how the idea of white or red follows from the higher idea of color. नहीं दिखा पाएंगे। Nor has Plato shown us as to how in due course the idea of quality follows from the idea of good. क्यों क्यों नहीं कर पाएंगे? हीगल के हिसाब से वो कर भी नहीं सकते इस चीज़ को, क्योंकि वो रिवर्स डायरेक्शन में चले हैं। उन्होंने वाइट को निकाला ही वाइट ऑब्जेक्ट से। करना क्या था? वाइट ऑब्जेक्ट्स को वाइट से निकालना था। एक और मसला, अगर हम प्लेटो को पढ़ेंगे, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो काफ़ी हद तक आपको ये भी पता होगी ऑलरेडी कि आइडियाज़ के साथ साथ वो मैटर की एग्जिस्टेंस भी मानते हैं। वैसे ही एरिस्टोटल भी, फॉर्म एंड मैटर, सो देयर इज मैटर एज वेल। At least this is clearly visible in this conception on uh, the being that creates, and what does from what does it create? It creates from matter, जिसने इस कायनात को फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग chaotic मैटर से बनाया है। तो हीगल के हिसाब से देयर इज नो मैटर एट ऑल, देयर इज ओनली आइडियाज। मैटर इज ऑल्सो एन आइडिया, द आइडिया ऑफ मैटर इज ऑल्सो एन आइडिया इटसेल्फ। तो इन्होंने और कंसिस्टेंट बना दिया उस सिस्टम को। टेबल क्या है? टेबल is an admixture of heaviness, hardness, brownness, and on and on and on, matterness, everything. And finally, there is nothing like non-idea. आइडिया से बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। मैटर भी बाहर नहीं हो सकता, इसके अंदर ही है। What appears as non-mental in analysis is nothing but an aggregate of ideas. लेकिन हीगल is not just interested in showing the reality of ideas. He also wants to show that they are organically related. It is possible to deduce all other ideas from one given idea. उनको दिखाना है कि मैं एक आइडिया टॉप पे रखूंगा और उससे एक एक चीज़ को डिराइव करके दिखाऊंगा। इनका मकसद ये है। एंड इन दिस सिस्टम ऑफ आइडियाज देयर इज ऑलवेज अ लॉजिकल रीजन कि व्हाई द फर्स्ट आइडिया इज द फर्स्ट, व्हाई द लास्ट आइडिया इज द लास्ट। हीगल उसको प्लेटो की तरह डॉगमेटिकली एस्टेब्लिश नहीं करना चाहते। एंड दस अ सिस्टम कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम सीइंग द शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्लेटोज हायरार्किकल सिस्टम हिमसेल्फ। प्लेटो फेल हुए दिखाने में कि रियलिटी एक ऑर्गेनिक होल है, क्योंकि वो नहीं दिखा पाए कि पर्टिकुलर चीज़ें कॉरस्पॉन्डिंग आइडिया से कैसे फॉलो होती है। हीगल के हिसाब से अगर उन्होंने कोशिश भी की होती, he would not have succeeded in deducing the less general from the more general ideas, क्योंकि प्लेटो के जो आइडियाज हैं ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ये कंक्रीट आइडियाज नहीं हैं। दूसरी बात, आइडियाज ऑफ प्लेटो आर एज मच एम्पेरिकल एज दे आर ऑल्सो प्योर और नॉन एम्पेरिकल। एम्पेरिकल आइडियाज आर रियली फाउंड फ्रॉम द एडमिक्सचर ऑफ मैटर एंड फॉर्म, दोनों चीज़ें होंगी उनमें। आप इसको कैंट की तरह देख सकते हैं, परसेप्ट और कंसेप्ट दोनों मिलके एक एम्पिरिकल आइडिया को बनाते हैं। बट वी हैव ऑलरेडी सीन दैट रियलिटी इज वन, देयर इज नो प्लेस ऑफ मैटर इन इट, देयर इज नो प्लेस ऑफ परसेप्ट इन इट or any kind of reality except for mind and its ideas. For this reason, the idea of white is not a pure idea at all. जब वो प्योर आइडिया है ही नहीं, तो उससे आप कैसे निकाल सकते हैं वाइट चीज़ों को? आप निकाल ही नहीं पाएंगे। द आइडिया ऑफ वाइट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। इसके लिए आपको फिर से, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है क्या कहा जा रहा है,
You would again have to revisit the discussion on concrete ideas. We have seen many white flowers, many white things, many white pieces of paper. We have seen milk, we have seen a lot of white things, snow, etc. फ्रॉम मेनी सच थिंग्स हमने क्या किया उस डिस्कशन में हमने ये बात की है कि हमने कॉमन क्वालिटी ऑफ वाइटनेस को आर्बिट्रली एब्स्ट्रैक्ट किया एक्सक्लूडिंग ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइट फ्लावर्स जैसे फ्रेग्रेंस या रिजिडिटी ऑफ पेपर या कोल्डनेस ऑफ स्नो जो वाइट के साथ साथ एग्जिस्ट कर रही थी हमने ये अखज किया इससे वाइटनेस हीगल सवाल पूछते हैं क्या हक था तुम्हारे पास ये करने का व्हाट राइट डू यू हैव इन सपोजिंग कि ये जो वाइटनेस आपने इसका तलाक किया इन सभी चीज़ों के साथ डिवोर्स फ्रॉम ऑल अदर रियलिटीज कि इट वुड एग्जिस्ट इन द सेम वे इन विच इट एग्जिस्ट इन ऑल दीज थिंग्स कहने का मतलब क्या पता वाइटनेस जो इन चीज़ों की है, ये एग्जिस्ट ही तब करती है जब चीज़ें ऐसी हो अदरवाइज एग्जिस्ट ही ना करे इन दिस वे फिर से what right is there in supposing that whiteness, so divorced from all other qualities of various white things, will continue to be the same? Any part of the body cannot be living limb apart from the whole body. Similarly, any universal idea which has been abstracted by the method of exclusion of so called arbitrarily declared inessential details of particular things cannot be regarded as real. The ideas which constitute reality are concrete. They are not abstract. They are non empirical and not empirical. And the system of concrete ideas constituting reality is logical, not arbitrary. कंक्रीट आइडिया के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं इट्स अ होल which includes all particular instances under it as its essential parts. जैसे एक साइकिल है साइकिल इज अ होल जिसमें स्पोक्स होंगे रिम्स होंगे व्हील होगी चेन होगी हैंडल होगी ब्रेक होगी दीज आर इट्स एसेंशियल पार्ट्स द कंक्रीट आइडिया इज नॉट रीच्ड बाय एक्सक्लूडिंग but by including the details. The procedure should be logical, not dogmatic like Plato. In other words, unlike Plato, we should be able to say that a certain category is first and it must be the first if we follow a certain rational principle in presenting the hierarchical system of thoughts constitutive of reality. इसके बाद ये चीज़ें और क्लैरिफाई हो जाएंगी when you see its application, when he tries to derive his first category, his first triad, and then his dialectic method. And हेगल में सबसे ज़्यादा समझने का यही है द डायलेक्टिक मेथड कोशिश करेंगे कल डायलेक्टिक मेथड को टच करने की कोशिश करेंगे कल इंशाल्लाह I understand today's session could have been very overwhelming and difficult to understand, but इन सेशंस को अटेंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यू वुड बी एबल टू रिटेन टू थिंग्स एंड वो रिटेंशन वक्त के साथ बढ़ता जाएगा बट एज अ होल यू वुड हैव अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड देम इन वन गो काफ़ी सारे लोग इसको बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि नहीं समझ आता दे आर लाइक वी कैन नॉट रिलेट कुछ नहीं समझ आ रहा इसमें आपको वो हाउ टू रीड अ बुक में मैंने इस चीज़ को बहुत बार आई हैव ट्राइड टू एम्फसाइज द थिंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड इज द वन दैट यू नीड टू रीड जो आपको अंडरस्टैंड हो रही है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ा सकती कुछ भी हो जाए वो बढ़ा ही नहीं सकती आपकी अंडरस्टैंडिंग टू पुल यू अप समवन हैज टू स्टैंड अबव यू इसमें और कोई चॉइस है नहीं तो इस हकीकत को समझे कि गो थ्रू द प्रोसेस 10 चीज़ें समझ आएंगी कम से कम एब्सोल्यूट आइडिया जब बोलो तो याद होगा कि अच्छा ये हेगेलियन थॉट है इतना तो पता चल ही जाएगा एक रीडिंग के बाद जब आप उसको फिर से करते जाएंगे तो और अच्छे तरीके से समझ आएगा
और मैं आपको विद कंसिडरेबल अथॉरिटी ये कह सकता हूँ, द पीपल इन फ्रंट ऑफ यू हु यू सी एज अंडरस्टैंडिंग दीज कंसेप्ट्स, उनके बारे में समझ जाए एक दो चीज़ें, या तो उन्होंने उसको अच्छे से पढ़ा है, बहुत बारी पढ़ा है, बहुत थॉट दिया है उसको, या तो वो जो कह रहे हैं वो खुद भी नहीं समझे, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ इट, उन्होंने उसको पैरट स्टाइल याद किया है और वो आपको बोल रहे हैं, या तो उन्होंने भी उसको, दे हैव गिवन अ डीप थॉट टू इट, they have spent time with it, they did not understand it in one go, they went ahead, did it again, went ahead, did it again, and over a life they have understood it. ये मैं आपको विद सर्टेनिटी एंड अथॉरिटी कह सकता हूँ। फिजिकल स्ट्रेंथ ऐसे ही बनता है, when you are like lifting weight, आप उसमें भी यही करते हैं, the weight that you can lift is not going to add anything to your bulk, it might shape it well, but it's not going to add anything to your bulk. If you want to increase your bulk, you have to lift weight which is heavier than what you could lift easily. Similarly, to increase your endurance in running, you have to run just थोड़ा सा ज़्यादा than you can actually run. तो इसलिए इसमें भी कि if you did not get it all, trust me, I did not get it all as well. But I know I got more than what I had gotten the last time when I had read Hegel or any other philosopher. मुझे अब प्लेटो और एरिस्टोटल थोड़े थोड़े समझ आ रहे हैं ठीक ठाक. So stay here even if you do not understand. It's very important to exert.